हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो पार्ट 3 होगा। क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर चल रहा था, तो आज का इस वीडियो में पार्ट 3 में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में, जो कि अभाज्य गुणनखंड से संबंधित है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या हम दे दिए, जैसे कि यहाँ पर है 720, ये एक भाज्य संख्या है। तो इसको आपको फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है, गुणनफल के रूप में। तो आप क्या करेंगे, तो अभाज्य संख्या का मतलब आप जानते होंगे कि वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, तो उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 ऐसा ही बढ़ती हुई जाती है। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे तो जाएगा आपका 360 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो 180 बार में जाएगा, और फिर 2 से जब भाग करेंगे तो 90 बार में, और फिर 2 से भाग करेंगे तो आपका 45 बार में जाएगा। अब 45 आपका 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से। तो 3 से जब भाग करेंगे तो आपका जाएगा 15 बार में, और फिर 15 भी 3 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा 5 बार में। और उसके बाद 5 से जब एक के बार में भाग कर लेंगे तो आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो आप देखेंगे 720 जो था, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना रूप में आया है। तो 2 2 2 2 यहाँ पर 4 बार आया है, और 3 आपका 2 बार है, और 5 आपका 1 बार है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और गुना का 5। इसी को रूप आप लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर 4 रूप है, 2 के पावर 4, 3 आपका 2 के रूप में है, 3 के पावर 2, और 5 आपका 1 घात के रूप में है, तो 1 लिख देंगे। तो यही जो संख्या है, यानी कि जो भाज्य संख्या था 720, उसको फैक्टर के माध्यम से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो उसी को आपको जानना था। इस एक्सरसाइज में आपको अभाज्य गुणनखंड से ही संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको सॉल्व करना है। तो उसमें एक सूत्र है, आपको इसमें देखना है। मान लीजिए कि ए एक संख्या है और जो दूसरा है ये बी है, और इनका गुणनफल है। तो एक संख्या है और बी एक दूसरी संख्या है, टोटल मिला के 2 संख्या हो गया। मतलब कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा आपका सूत्र में होगा HCF और गुना का LCM। यहीं से एक सूत्र निकलता है कि A गुना बी इज इक्वल टू HCF गुना का LCM। मतलब अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो A और B 2 संख्या होगा, तो 2 संख्याओं, और बीच में आपका रिलेशन है गुना के माध्यम से, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और गुना का LCM। यही आपका सूत्र निकलता है। हिंदी में ये मतलब हो गया, और उसका सूत्र में शॉर्ट रूप में A गुना बी इज इक्वल टू HCF गुना का LCM, यही सूत्र होता है। यदि आप यहाँ से HCF का मान निकालेंगे, HCF यानी कि महत्तम, तो जो यहाँ पर गुना वाला है आपका बट्टा में भाग में जाएगा, लेकिन उससे पहले ऊपर में हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल और बट्टा, अगर आप HCF मान निकालेंगे तो बट्टा में जाएगा LCM। तो यहाँ से ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। और आप LCM अगर निकालेंगे तो LCM आप निकालेंगे तो ये बट्टा में जाएगा आपकी बार HCF, और ऊपर में रह जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल और बट्टा में HCF। यहाँ से क्या मतलब हुआ, यदि आप LCM निकालेंगे तो बट्टा में HCF रखेंगे, अगर आप HCF निकालेंगे तो बट्टा में LCM रखेंगे, और दोनों में आपका दोनों कंडीशन में 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा आपका ऊपर ही रहेगा। इसको आप शॉर्ट में भी लिखना चाहें तो इसको हिंदी में इतना बड़ा लिख करके A गुना B भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी यही निकलेगा, A गुना B कहने का मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल। तो आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है और आपके 2 नंबर में साबित करने में भी आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर 2 संख्याओं का भाज्य संख्या है, अगर बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मौसा और लौसा ज्ञात करें, तो एक उदाहरण के द्वारा आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। आप लिखें, इससे पहले इस सूत्र को नोट जरूर कर लेंगे। मान लीजिए कि एक संख्या जो है आपका 30 है,
और दूसरी संख्या जो है आपका 40 है। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से निकालना है तो सबसे पहले 30 का फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 15 बार में और फिर 3 से जाएगा 5 बार में। और उसी प्रकार 40 का भी करेंगे तो 2 से जाएगा 20 बार में और फिर 2 से जाएगा 10 बार में और फिर 2 से जाएगा 5 बार में। यहाँ तक कर लेने के बाद आप अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका लिखेंगे फैक्टर कितना आया है, तो 30 का आया है 2 गुना 3 गुना 5। इसके सामने 2 गुना 3 गुना 5 लिख देंगे और फिर 40 का जो है उसको भी सेम लिखेंगे। तो 40 का 2 आपका 3 बार आया है और 5 जो है आपका 1 बार आया है। तो आपको निकालना था अभाज्य गुणनखंड की सहायता से मौसा और लौसा, यानी कि मौसा कहने का मतलब HCF। तो HCF में आप उसको देखेंगे जिनका अभाज्य गुणनखंड हम किए हैं और उनमें उभयनिष्ठ टर्म जो होगा उसको आप मिलेगा तो उसको एक बार मिला देंगे, जितना मिलेगा उतना मिला देना है। जिस प्रकार हमें 2 और 2 मिला तो 2 मिला दिए और 5 और 5 मिल रहा है तो 5 को भी मिला देंगे और जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे। तो जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, 2 हमको मिला तो एक बार लिखा और फिर 5 भी मिला तो एक बार लिखा। तो जो मिलेगा वही आपको गुना कर देना है तो आपका HCF का मान निकल जाएगा जो कि 10 आया। और जो LCM हुआ, जो मिला उसको तो लिखबे करेंगे लेकिन जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे। LCM में जो मिला है उसको एक ही बार लिख दिए और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। जैसे कि 3 नहीं मिला है तो गुना में 3 और 2 इसमें भी नहीं मिला है तो 2 गुना 2। अब इसको गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 10 तीन 30 दूना 60 दूना 120। तो जो इसका LCM निकलेगा आपका 120 निकलेगा और जो HCF निकलेगा 10 निकलेगा। फिर से एक बार देखिए कि जो अभाज्य गुणनखंड में मौसा निकालना होता है तो दोनों संख्याओं में जो मिलता है यानी कॉमन जो होता है उसको अंक को लिखते हैं एक बार। और यहाँ पर भी 5 5 और 2 2 मिला तो एक ही बार लिखे तो 10 आया। लेकिन LCM में जो HCF का मान आया यानी कि जो मिला था एक ही बार उसको भी लिखे और जो नहीं मिला उसको भी लिखे हैं। जैसे कि 3 नहीं मिला था और 2 और 2 नहीं मिला उसको भी लिखे और उसके बाद लास्ट में गुना कर देंगे तो आपका LCM का मान निकल गया हो। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। उसके बाद जो होगा आपका एक्सरसाइज उसमें प्रवेश करते हैं जो कि 1.2 है, तो उसी को आपको बनाना है। एक्सरसाइज जो है आपका 1.2 है। तो पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। इसमें पहला है 140, एक नंबर का एक नंबर है 140 और जो 2 नंबर है वो है आपका 156 और जो 3 है ये है आपका 3825 और जो 4 है ये है आपका 5005 और जो 5 है ये है आपका 7429। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आप पहला नंबर का निकालेंगे तो 140 का, तो 140 को निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको ले जाएंगे 2 से, क्योंकि 2 से कटेगा तो 70 बार में कटेगा और फिर 2 से करेंगे तो 35 बार में और फिर 5 से जब करेंगे तो आपका बार में कटेगा 7 बार में। तो जो आ गया है आपको इसी को गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो 140 का जो गुणनफल आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देखेंगे कि इसमें 2 कितना बार आया है तो 2 बार आया है तो 2 के घात 2, 5 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसका जो 2 नंबर है 156 इसको भी आपको करना है तो आप 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो आपका 78 बार में जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो फिर आपका 39 बार में जाएगा और फिर आप 3 से देखेंगे तो 13 बार में जाएगा और लास्ट में आप 13 से देखेंगे तो कट जाएगा। तो 156 का जो आया है अभाज्य गुणनखंड उसको गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो 2 आपका 2 बार है तो 2 गुना 2, 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। तो आप 2 का घात 2 लिख सकते हैं, 3 के घात 1 लिख सकते हैं और साथ में 13 घात 1 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार 3 नंबर आपको बनाना है। 3 नंबर में जो है आपका 3825 है, तो 3825 है तो इसको भी आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर आप देख लें किससे कटेगा, तो किससे कटेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 से कटेगा। तो 3 से ले जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक में आपका 2 से विभाजित होने वाला अंक चाहिए और लेकिन 3 से कटने का नियम है, सम जितना भी है इनका जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 5 2 7, 7 3 10 8 18 जो कि 3 से कटेगा। तो आप एक बार में ले जाएंगे, 2 बार में होगा 3 7 21 3 5 15, फिर आप देखेंगे तो आपका कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6,
3 5 15। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका कटेगा फिर 3 से, तो 1 3 एकम 3 चौका 12, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो आप 5 से ले जाएंगे, तो 5 से देखेंगे तो 5 8 40 से और 50 25, फिर 5 से कटेगा 17 बार में, उसके बाद 17 से लास्ट में कट जाएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि कितना अभाज्य गुणनखंड आया है और उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आप 3 गुने 3 लिखेंगे और फिर 5 गुने 5 लिखेंगे और लास्ट में आपका 17 आया है। तो देख लेंगे 3 कितना बार है, तो 3 आपका 2 बार आया, तो 3 के घात 2, 5 आपका 2 बार आया, 5 के घात 2 और 7 एक घात है, तो 1 लिख देंगे, ऊपर में आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार जो है 5005 है और 7429 है, आपको अपने से कर लेना है। आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है 2 नंबर बताएंगे और जो छूटा हुआ है 4 नंबर 5 नंबर, इसको अपने से HW में कर लेंगे। दो नंबर प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो पहला दिया गया है 26 और 91। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, तो इसको आपको बनाना है, तो जांच भी करना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 26 के ले जाएंगे आप 2 से, 13 बार में जाएगा और फिर 13 से आपका खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार 91 का करेंगे तो 91 आपका जाएगा 7 से 13 बार में और 13 से यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुना 13, और जो 91 है उसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 7 गुना 13 है। तो यहाँ तक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF निकालने का तरीका भी बताए थे चैप्टर शुरू होने से पहले कि जो इसमें मिलेगा वही आपका मान HCF हो जाएगा। तो 13 आपका मिल रहा है तो 13 HCF होगा, लेकिन जो LCM होगा जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है और जो मिल गया है उसको भी ले लेना है। तो एक बार 13 ले लेंगे क्योंकि HCF में आ गया है, और जो 2 नहीं मिला है और जो 7 नहीं मिला है इसको भी ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे। तो गुना करने पर आपका जो आंसर आएगा वही होगा। 63 91 में 2 से जब गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा आपका LCM का मान। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसको जांच करना है। तो जांच करने में आप लिखेंगे, जांच कैसे करना है, तो दिया है क्वेश्चन में कि इनका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF और LCM के। वही जो सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुना का LCM। यही सूत्र के द्वारा आपको जांच करना है। तो देखेंगे दो संख्या यहाँ पर कौन कौन सी है, तो एक ए का मान 26 है और बी का मान 91 है। तो इनका गुणनफल करेंगे 26 गुना 91 और देखेंगे कि HCF का मान आप कितना निकाले हैं। HCF का मान आपका 13 आया है और जो LCM है आपका 182 है। आप देखेंगे कि इनका गुणनफल और इनका गुणनफल आपस में बराबर हो रहा है या नहीं। अगर हो जाएगा तो आपका जांच हो जाएगा, यानी संबंध सत्यापित होगा। अगर नहीं होगा तो आप गलती हो जाएंगे। तो आप जैसे ही गुना करेंगे तो आपका आंसर जो निकलेगा आप यहाँ पर गुना कर लेंगे 91 में 26 से, तो 6 एकम 6 9 6 54, 2 9 दूनी 18, 6 6 8 13 से 33 66 आएगा। और इसमें जब गुना करेंगे तो इसका भी गुना करने पर इतना ही आना चाहिए। 3 6 18 3 54, 2 18 एकम 18, 6 6 इतना ही आया, जो कि आपका बनाया हुआ सही है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको दो संख्याओं जो दिया गया उनका अभाज्य खंड कर लेंगे और अभाज्य खंड करने के बाद उनका HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे और जांच करने में आप सूत्र को प्रयोग करेंगे, दो संख्या गुणनफल बराबर में HCF गुना का LCM। अब दो संख्याओं जो दिया गया क्वेश्चन में, एक 26 और एक 91 है, तो उनका गुणनफल कर लेंगे और जो HCF का मान आप निकाले 13 और LCM का मान निकाले 182, इनको गुना करने पर आप देखेंगे दोनों का मान समान आया है नहीं। अगर समान आएगा तो आपका सही होगा, यानी कि सत्यापित हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार ही करना है। इसके बाद जो इसमें 2 और 3 है, तो इसमें का जो है आप एक और हम बना रहे हैं। उसके बाद आपको
जो बचेगा उसको आप बना लेंगे। ये फिर हमको काम करेगा तो इसको ऐसा ही रख लेंगे। इसके बाद जो है आपका 2 नंबर है 510 और 92। 510 और 92, तो फिर आपको करना पड़ेगा 510 का फैक्टर और 92 का फैक्टर। तो 510 का फैक्टर करेंगे, 2 बार में ले जाएंगे तो 255 होगा। फिर आप ले जाएंगे 3 से तो 85 बार में जाएगा, और फिर ले जाएंगे 5 से तो 17 बार में जाएगा। उसके बाद आप 92 का करेंगे तो 92 को ले जाएंगे 2 से तो जो होगा कि 46, फिर 2 से करेंगे तो आपका जाएगा 23 बार में। इसके बाद ये नहीं जाएगा तो 510 का आपको फैक्टर गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो 2 आया है एक बार, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है और 17 भी एक बार है। उसी प्रकार जो 92 है तो 92 का आया है 2 बार, 2 गुना 2 और 23 एक बार है। तो सबसे पहले आप HCF निकालेंगे और उसके बाद LCM निकालेंगे। तो HCF में जो देखेंगे कि मिल रहा है कौन कॉमन होगा, तो 2 आपका मिल रहा है तो यही आपका HCF होगा। और जो LCM होगा उसको आप जो 2 मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 3 ऊपर का 5 फिर और फिर 17 और नीचे वाला 2 गुना का 23, इसको जब गुना करेंगे तो आपका मान आएगा 23,460। यही आपका LCM हो जाएगा। और इसको आप जांचेंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या आपका 510 और गुना का 92, और फिर आपका HCF का मान आया है 2, और फिर LCM का जो मान आया आपका 23,460। तो 23,460 लिख देंगे और इसको गुना करेंगे। 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 1 9, 23 दूना का 46, और फिर जब इसको गुना करेंगे तो यही ये मान आ जाएगा। तो आप नीचे लिख देंगे कि देखेंगे बराबर है तो नीचे लिख देंगे प्रूफ। इस प्रकार आपको बना लेना है। तो इसका जो 3 नंबर है, 3 नंबर आपको HW में इसी के अनुसार आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद हम 3 नंबर स्टार्ट करेंगे। 2 का 3 आपको HW में करना है और 3 नंबर हम आपको बता रहे हैं। 3 नंबर में दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं जो दिया गया पूर्णांक के रूप में HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहला में है 12, 15, 21। 3 का 1 नंबर 12, 15 और 21, 3 गो अब की बार संख्या दिया है। इसकी सहायता से अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 बार में 6 बार में जाएगा, फिर 2 से आपका 3 बार में कट जाएगा। फिर आप 15 का उसी प्रकार करेंगे तो आपका 3 से जाएगा 5 बार में, और फिर आपका 21 करेंगे तो 21 आपका 3 से जाएगा 7 बार में। उसके बाद नहीं जाएगा तो आप इसका गुणनफल लिखेंगे फैक्टर के रूप में। तो 2 गुना 2 गुना 3, और फिर 15 का जो आया है 3 गुना का 5, और फिर उसी प्रकार 21 का 3 गुना का 7। अब इतना कर लेने के बाद आपको HCF निकालना होगा। तो HCF में वो सेम काम करेंगे कि इनमें कोई संख्या मिल रहा है या नहीं। तो देखेंगे कि आपका 3 जो है यही तीनों में मिल रहा है। तो 3 आपका HCF का मान हो जाएगा और आप LCM का मान निकालेंगे। तो जो मिल गया है उसको एक बार लिख लेंगे यानी कि 3, और जो नहीं मिला है उसको भी आप लिखेंगे। तो 2 गुना 2 ऊपर वाला, और फिर उसी प्रकार नीचे में 5 और लास्ट में 7, इसको गुना कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो 5 7 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूनी 420, चलो 142 42 होता है ना, तो 420 हो जाएगा। तो HCF का मान आपका 3 आएगा और LCM का मान आपका आएगा जो 420 होगा। तो इसमें जो भी दिया है आपका 2 नंबर और 3 नंबर इसी प्रकार से बना लेना है। इसको भी आप HW कर लेंगे, आसान आसान है इसलिए बोल रहे हैं। इसके बाद जो 4 नंबर है इसको हम बना रहे हैं। तो 4 नंबर में ये आपका VBI है, 4 नंबर VBI है। तो 4 नंबर में जो दिया गया है कि HCF है, HCF ऑफ 306, 657 का मान जो दिया गया है 9, और फिर LCM आपको ज्ञात करना है। LCM ऑफ 306, 657 का मान आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जो सूत्र बताए थे उसी को आपको लिखना है। तो दो संख्या, इसको हल में आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर में HCF और गुना का LCM, ये ना सूत्र था। आप देखेंगे दो संख्या गुणनफल कौन कौन सी होगी, एक संख्या 3 से 6 होगी, दूसरी संख्या 6 से 57 होगा। तो 3 से 6 गुना का 6 से 57 इज इक्वल टू HCF का मान जो दिया गया आपका क्वेश्चन में 9 है और आपका LCM का मान पूछा गया है, तो आप LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो LCM का जो मान आएगा 3 से 6 गुना का 6 से 57 और बट्टा का हो जाएगा 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका LCM का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, काट रहे हैं तो 29 27 9 के 36 यानी कि 34 बार में कट जाएगा। और इसमें जब गुना करेंगे तो आपका मान निकलेगा। तो 6 से 57 में 34 से गुना कीजिए तो 7 चौके 28, 20 से 2 22 और फिर 6 चौके 24 से 2 26, फिर 7 त्रिक 21, 15 2 17, 18 1 19। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2। तो इसका जो मान आया 32,338 आया। तो यही आपका मान आंसर हो जाएगा। तो आपका मान जो निकला है LCM का मान 22,338, यही इसका आंसर होगा। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आपको इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद 5 नंबर में आपको जांचना है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो ये भी आपको बनाना है, आपकी बार जांच करना है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। पाँच नंबर में है कि जांचना है, तो जांचना है 5 नंबर में 6 के पावर में n जो होगा 0 पर समाप्त होगा या नहीं। इससे पहले कुछ आप बात जान लीजिए कि ये 6 का पावर 1 होगा, 2 गुना का 6 होगा, 6 के पावर 2 होगा तो इसमें 6 2 बार हो जाएगा यानी कि 36। इसका जो फैक्टर करेंगे तो आपका 2 आएगा 2 बार और 3 भी आएगा 3 बार। उसी प्रकार जब 3 का क्यूब 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आपका 3 बार हो जाएगा गुना के रूप में। इसी प्रकार जो 2 होगा आपका 3 बार हो जाएगा और जो 3 होगा ये भी आपका 3 बार हो जाएगा। तो इसको जब गुना कर रहे हैं इसी प्रकार जब करते जाएंगे तो आपको बताइए कि यहाँ पर 0 अंक लाने के लिए कोई मिलेगा। 0 कब आएगा, तो 0 अब 2 और 5 को जब गुना करेंगे तभी लास्ट में इकाई का अंक जो होगा यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि क्या इसके इकाई अंक में 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो नहीं होगा, नहीं होगा तो उसका कारण बताना है। तो कारण में हम यही देंगे कि चूंकि इसका अभाज्य खंड में आपका 2 और 3 ही मिल रहा है। सब में आप देखेंगे जितना भी निकालेंगे तो सब में 2 और 3 ही मिलेगा, 2 और 5 नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो जो दिया गया है यहाँ पर आपका सत्यापित हो जाएगा। तो उसी को थोड़ा सा भाषा में लिख लेना है। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 6 के पावर 1 इज इक्वल टू 6 जिसका अभाज्य खंड होगा 2 गुना 3, 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 6 गुना 6 जिसका अभाज्य खंड होगा 2 गुने 3 गुना 3। उसी प्रकार 6 के घात 3 इज इक्वल टू 6 गुने 6 गुने 6 जिसमें अभाज्य खंड 2 का होगा 3 बार और 3 भी होगा आपका 3 बार। उसी प्रकार आप n का करेंगे, इसमें जो निकलेगा 2 गुना 3 के घात n निकलेगा, n ही निकलेगा ना। आप जितना भी करेंगे तो उसका मान 2 और 3 ही के गुणनखंड के रूप में आएगा। लेकिन आपको 0 लाना था तो 0 तो नहीं आएगा। तो चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही अंक आ रहा है। हमें इकाई का अंक 0 प्राप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 इसका घात कोई भी हो सकता है n या फिर m के रूप का होना आवश्यक है, के रूप का होना आवश्यक है, लेकिन तो यहाँ पर नहीं है, परंतु
यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो इसका इकाई का अंक यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः आप लास्ट में लिखेंगे, अतः 6 के घात n के 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा और नीचे लिख देंगे आप प्रूव्ड। तो आपका इस प्रकार से सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड आसान है। इसमें 0 का अंक यानी कि 6 के घात में जो आएगा लास्ट में इकाई का अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 ही चाहिए, अगर गुना करेंगे तभी ना 5 और 10 यानी इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है, तो उसी को आपको लिखा देना है, यानी कि लिख देना है भाषा के माध्यम से। तो वही लिखे हैं कि इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही मिल रहा है, लेकिन हमको 0 चाहिए, जो कि 2 के घात 5 और 5 2 के घात n और 5 के घात m के ही रूप में होगा तो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड का अंक होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसको इस प्रकार से आप लिख देंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद जो 6 नंबर और 7 नंबर और 2 को प्रश्न आ गया इस एक्सरसाइज में, उसको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। छः नंबर में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 6 नंबर में व्याख्या करना है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है यही आपको बताना है, कारण देना है। तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन वीडियो के शुरुआती में बताए थे, जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसी को दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में आप देखेंगे, तो केस 1 में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस का 13, इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे इसमें 13 और 13 मिल रहा है, तो 13 आपका कॉमन होगा, बचेगा आपका 7 गुना 11 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 77 1 78 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं। इसको आप गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 78 है आपका 2 से कट जाएगा और 2 से कटेगा और साथ में 13 से भी कट जाएगा, जो कि एक के अलावा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो ये आपका भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार केस 2 है, केस 2, तो केस 2 में 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5, फिर इसमें सेम कम करेंगे तो जो कि 5 होगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42, अब 42 में फिर 12 गुना 24 से गुना करेंगे, तो 42 7 छक 42, 3 गुना 6 गुना 12, 3 गुना 6 चौके 24 ना होगा, तो 42 गुना 24, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 9 1 10, तो आपका जो मिलेगा 1008 मिल रहा है और प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1009। तो 1009 आएगा। तो आप देखेंगे कि ये कटेगा कि नहीं, जो कि यहाँ पर जो है आपका ये 3 से कट जाएगा, उसके बाद 7 से भी कट सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी आपका भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे, चूंकि ये स्वयं एक और अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, अतः ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। आपको इसी प्रकार से लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है। 2018 का जब देखेंगे प्रश्न तो उसमें आपको मिलेगा 7 नंबर का प्रश्न, उसके बाद से रिपीटेड हो रहा है, इसको भी आप देखेंगे। इसको आप एक स्क्रीनशॉट के द्वारा या फिर वीडियो को रुक करके लिख लेंगे। उसके बाद जो 7 नंबर है, सात नंबर प्रश्न में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि एक वृत्ताकार चक्कर है और यहीं पर दोनों स्टार्ट है, सोनिया एस है और रवि भी आर है। यहाँ पर दोनों है। जो सोनिया का समय लगता है, तो सोनिया का समय लगता है 18 मिनट और रवि का लगता है 12 मिनट। तो सोनिया जब जाती है तो 18 मिनट का समय लेती है और जो रवि जाता है ये आपका 12 मिनट का समय लेता है, और दोनों इसी प्रकार से जा रहे हैं, इसी दिशा में और एक ही समय में जा रहे हैं। तो कितने समय के बाद ये घूम करके फिर इसी स्थान पर मिलेंगे, ये कितने समय के बाद मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम करना है, एलसीएम का मान निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 7 नंबर में सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट का है, 18 मिनट का, तथा रवि द्वारा आपका लग रहा है 12 मिनट का, तो 12 मिनट लिख देंगे। उसके बाद आपको एक ही समय पर लाना है और एक ही स्थान प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे, तो आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकाल देना होगा। तो लिखेंगे तो प्रारंभिक स्थान पर लौटने में लगा समय इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18,12। इसका जब एलसीएम करेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम जब करेंगे तो इसका जो निकलेगा एलसीएम आपका 36 मिनट का निकलेगा। तो यही इसका आंसर जो होगा आपका समय हो जाएगा। तो 36 मिनट का समय लगेगा, यही इसका आंसर होगा। दोनों को प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में लगा समय 36 मिनट का होगा, तो इसका आंसर 36 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।